हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 29 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आपका एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये पीडीएफ जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करते हैं। डेली 5 बजे आपको यहाँ ज्वाइन हो जाना है, सुबह 5 बजे। जो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए उनको गुड मॉर्निंग सभी को। और ये आपको पीडीएफ के लिए क्वेरीज आ रही हैं तो उसके लिए मैं बता दूं, पीडीएफ जो है हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एसबी एजुकेशन, जिसमें एस और बी जो है आपका कैपिटल है और एजुकेशन जो है वो आपका स्मॉल में। तो ये ग्रुप आप टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हम वीकली कुछ उस टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में करते हैं 12 बजे मंडे को, डेली 12 बजे मंडे को हम उसमें आपका वीकली कुछ करते हैं जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मंथली कुछ भी हम करते हैं जिसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम करते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो इस मंथ का हम कब करेंगे? 31 अगस्त को करेंगे, तो वो आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद डेली वीडियो हमारी आती है 5 बजे, तो आपको डेली वीडियो देखना है ताकि आपको जो डिटेल मिले, जो फैक्ट मिले, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से कवर हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में उस गवर्नमेंट का नाम पूछा जिसने हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड कैंपेन स्टार्ट किया है, तो वो गवर्नमेंट है आपकी दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में जो हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड है वो कैंपेन शुरू किया है। अब ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे स्कूल्स हैं भारत में, जो अभी स्कूल है चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी बंद है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उनको ये लगता है कि जो बच्चे आपके घर बैठे हैं, तो ये सही भी बात है कि बच्चे अगर घर बैठे हैं तो वो फिजिकली फिट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अब डेली अगर वो स्कूल जाते थे तो फिजिकली उनकी एक्टिविटी हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी, स्कूल में जाके स्पोर्ट खेलते थे, खेल खेलते थे, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्टिविटी उनकी बनी रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो घर में बैठे हैं और घर में उनको यहाँ पर एक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो इस शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए जो दिल्ली सरकार है उसने ये इनिशिएटिव, ये जो हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड है, ये कैंपेन शुरू किया है बच्चों के लिए। उसमें भी कौन से बच्चों के लिए? सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए। अब इसको पढ़ते हैं क्या है, इसमें क्या करेगा दिल्ली सरकार, कि दिल्ली सरकार ने अब यूट्यूब चैनल पे अपना एक चैनल खोलेगा और एक चैनल ओपन करेगा जिसमें बच्चों के लिए डेली क्लासेस देगा। जैसे कि हम आपके लिए करंट अफेयर की क्लास ला रहे हैं, वो बच्चों के लिए क्या लाएगा, एक एक्टिविटी की क्लास लाएगा जिसमें योगा की क्लास भी होंगी, मेडिटेशन क्लास होंगी, एरोबिक्स सिखाया जाएगा, जुम्बा, डांस, आत्मरक्षा, डिफेंस सिस्टम आपको सिखाया जाएगा, कैसे डिफेंस करना है किसी से, शारीरिक गतिविधियों को जो भी लेक्चर जो भी लगते हैं, खेलकूद, ये सब चीजें उसमें बताई जाएंगी ताकि इससे क्या बच्चों का शारीरिक संतुलन और एक्टिविटी उनकी बनी रहे, ठीक है। तो इसमें एक चीज और है, ये आपका यूट्यूब चैनल तो इन्होंने ओपन किया। इसके बाद ये करेंगे, जो देखिए आपको पता होगा 3 यहाँ पर कैटेगरी होती है स्कूल में। एक प्राइमरी स्कूल होता है जो कि आपका पहली से लेके 5वीं तक होता है। तो उसके लिए जो क्लास का ड्यूरेशन रखा है इन्होंने, 20 से 25 मिनट क्लास लगेगी उन लोगों की, उन बच्चों की। इसके बाद जो आपके मिडिल और सेकेंडरी है, माने कि 5वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए 30 से 35 मिनट की क्लास लगेगी। तो 1 से लेके 5 तक 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा और 30 से आपका जो 5 से 12 तक की क्लास है उसके लिए 30 से 35 मिनट होगा। तो ये पूरा आपका हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड है, ये आपका जो है दिल्ली सरकार ने। तो इस तरीके से आप अगर करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम यहीं तक नहीं रुकने वाले हैं, तो दिल्ली के बारे में हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली हाल ही में क्यों न्यूज में रहा है? रोजगार बाजार, ठीक है। लेड पोर्टल दिल्ली में, कोविड-19 का जो 5T है, ऑपरेशन शील्ड है और एक्सेस कोरोना, ये सब कहाँ का है? दिल्ली का ही खोला हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है। आयु रक्षा की बात करें तो दिल्ली पुलिस और AIA ने मिलकर आयु रक्षा ओपन किया था। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? दिल्ली में है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, दिल्ली की योजना है। KBIC यहाँ ने बात हो रही है खादी विलेज की, तो ये फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला है? दिल्ली में खोला है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली का है। कंट्री का फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग की यहाँ बात हो रही है, चार्जिंग प्लाजा की बात हो रही है, वो भी आपका कहाँ पर है? इंडिया का फर्स्ट है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसके बाद मुकरबा चौक का नाम बदल के कैप्टन विक्रम बत्रा चौक रखा है, कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है।
फर्स्ट एवर व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। ये कहां से कहां तक चलाई गई है? ये भी आपकी दिल्ली किशनगंज से लेके जिरानिया त्रिपुरा तक चलाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो हमने एक एक लाइन आपको बताई है, ये एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी निजी क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए, कौन सा? डिजिटल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए एडोब रीडर के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है हमारी एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक क्या चाहता है कि वो डिजिटल एक्सपीरियंस दे ग्राहकों को। देखिए एचडीएफसी बैंक हमेशा क्या है कि ग्राहकों की क्या करता है, सुविधा का पूरा ख्याल रखता है। इसलिए इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन होती है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। ये इसकी टैगलाइन है, आपको याद रखना, टैगलाइन से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एडोब रीडर से इन्होंने डिजिटल एक्सपीरियंस में क्या क्या यहाँ पे मांगा है। देखिए एडोब रीडर क्या करेगा, इनको एडोब ऑडियंस मैनेजर बनाएगा, उसमें जो भी आपके ग्राहक हैं उनके डाटा को यहाँ पर कलेक्ट करके रखेगा, और जो डाटा मैनेजमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके डाटा को एकत्रित कर लेगा। अब जो डाटा इन्होंने कलेक्ट किया है अब वो एचडीएफसी बैंक को देगा। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक उसको ईमेल, मोबाइल और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को तक पहुंचाएगा। उसमें आपको ये बताएगा कि एंड टू एंड ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, उसमें आपको बताएगा कि घर बैठे खाता कैसे खोलते हैं, उसमें आपको बताएगा कि घर में बैठे बैठे आप 24 घंटे में कभी भी लोन ले सकते हैं, कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना ब्रांच में जाए। ठीक है, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब डिजिटल एक्सपीरियंस है, इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल एक्सपीरियंस बोलते हैं। और बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के निवेश का भी, यानी कि आपको अगर निवेश करना है एचडीएफसी बैंक में तो आपको वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, वो भी आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो जो भी काम होंगे वो डिजिटली होंगे, घर बैठे बैठे होंगे। इसलिए एचडीएफसी ने एडोब रीडर के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ये क्या करेगा, इनके डाटा को सबको कलेक्ट करके रखेगा, इसकी हेल्प करेगा। अब एचडीएफसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, और भारत का नंबर फाइनेंशियल बैंक है, ये नंबर 1। ठीक है, इसको याद रखना। और अगर आप इसमें तो एसबीआई आपका नंबर 1 बैंक है। ठीक है, अगर हम बात करें स्थापना की 1994 में हुई थी। 1994 में किस बैंक की स्थापना हुई थी, आईसीसीआई की, इसकी साथ ही स्थापना हुई थी आईसीआईसीआई की। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सीईओ इसके शशिधर जगदीशन है। टैग लाइन की बात करें यानी कि बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो ये सब चीजें एचडीएफसी के बारे में याद रखनी है। इसके बाद एडोब के साथ समझौता किया तो एडोब के बारे में पढ़ लेंगे। स्थापना 1982 में हुई थी। सीईओ इसके शांतनु नारायण है। शांतनु नारायण को 2020 का हाल ही में हमने परसों की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन बताया है, आपको बताना है कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है 2020 का। ठीक है, शांतनु नारायण को। हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में, यानी कि ये अमेरिका की कंपनी है एडोब। ठीक है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेस, एआईएफसी की बात हो रही है। इसने साइन किया है किसके साथ, किस कंट्री के साथ साइन किया है, किस कोचेस संघ के साथ साइन किया, ये आपको बताना है। तो जो आपका एसोसिएशन मेडिवाल फुटबॉल कोचेस है, इसने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के कोचेस के साथ। मतलब कि जो हमारा एसोसिएशन में डिवान फुटबॉल कोचेस है, यानी जिसको जो एक कोच का, जो इंडिया के कोचेस होते हैं उसका पूरा जो यहाँ पर है, जो आपका मेन कोच होता है उसके अलावा जो मेंबर होते हैं, ये पूरा संघ को कहलाता है। तो ये जो संघ है इसने फुटबॉल कोचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के जो कोचेस हैं उसके साथ समझौता किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये चाहते हैं इंडिया वाले कि हम भी फुटबॉल में आगे बढ़ें। इसके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट, फुटबॉल का डेवलपमेंट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने हाथ मिलाया है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी मदद मिलेगी इंडिया के कोचेस से, और ऑस्ट्रेलिया के कोचेस से इंडिया के खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। तो दोनों अच्छा खेल खेल सकें और फीफा के लिए क्वालिफाई हो सके इंडिया, खासकर इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तो रैंकिंग 42 है। ठीक है, ये तो अच्छा खासा कर ही रहा है, लेकिन इंडिया की जो रैंकिंग है वो 100 से ऊपर है, 108 रैंकिंग है। तो इंडिया को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा ऑस्ट्रेलिया से। तो लेकिन दोनों कोचेस आपस में एक दूसरे को ट्रेनिंग देंगे, एक दूसरे के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो फीफा रैंकिंग में बेल्जियम जो है जो नंबर 1 है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एक इनिशिएटिव चालू हुआ था, हमने परसों की वीडियो में आपको बताया था डिटेल में, ई पाठशाला। ई पाठशाला जो है वो भी फुटबॉल से ही संबंधित रखता है। तो उस फुटबॉल में उसमें क्या है, ई पाठशाला में कि जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, उनके लिए हमारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
किसने? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव चालू किया था। अब वो किस कंपनी के साथ किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि ये हमने आपका पूरा डिस्कस किया था। तो ई पाठशाला में जो बच्चे होंगे हमारे देश के, उनको फुटबॉल के लिए बढ़ावा देना, ताकि अभी से अगर वो फुटबॉल सीखेंगे तो हमारा जो भविष्य होगा फुटबॉल में वो आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपनी विच हैज साइंड मूव विथ इजराइल REE। तो हाल ही में उस कंपनी का नाम आपको बताना है जिसने इजराइल की REE ऑटोमोटिव, जो कि एक इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है, और क्यों किया ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया है, इजराइल की जो REE कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। क्यों किया है? क्योंकि देखिए REE के पास है ईवी टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है? ईवी तकनीक है। तो ईवी तकनीक का यूज करके इस टाइप के आप मॉडल देख रहे हैं ये नीचे ये इमेज में, इस टाइप के मॉडल हम तैयार कर सके, ईवी टेक्निक का यूज करते हैं, इसलिए महिंद्रा ने इनके साथ हाथ मिलाया। अब महिंद्रा एक जानी मानी कंपनी, तो REE को भी फायदा है क्योंकि ये सिर्फ मॉडल तैयार करती है, ये सिर्फ तकनीक बनाती है, ऊपर का फ्रेम जो है वो महिंद्रा बनाता है। तो इससे क्या होगा, महिंद्रा को भी बेनिफिट होगा और REE का भी जो है वो उसको भी बेनिफिट होगा। तो इनके CEO के बयान के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो महिंद्रा के जो CEO हैं यानी कार्यकारी निदेशक हैं राजेश जिजूरीकर, इन्होंने बयान दिया कि REE के साथ हमारे सहयोग से हम नए युग के वाहनों को लाने की क्षमता बना पाएंगे। हमारी पारंपरिक वाहन डिजाइन और इंजीनियर REE के कॉर्नर मॉड्यूल और प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेंगे। तो इनकी तकनीक का यूज करके और हमारी पारंपरिक तकनीक मिला के, दोनों तकनीक जब यूज करेंगे तो ग्राहकों की हर एक मांग को हम पूरा कर सकते हैं, ये मानना है महिंद्रा का। अब इसके बाद जो डेनियल बेरेल हैं जो कि REE के CEO हैं, उनका मानना यह है कि महिंद्रा जैसी एक कंपनी हमारे बढ़ते भागीदारी नेटवर्क में शामिल हो रही है, ये हमें अपनी ईवी तकनीक, इनकी ईवी तकनीक जो है उसको तेजी से और बड़े पैमाने में फैलाने में अनुमति देगा, मदद करेगा। तो जहां REE इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों में महिंद्रा की क्षमताओं को बढ़ाएगी, वहीं महिंद्रा क्या करेगा, दुनिया के कई देशों में उपस्थित REE के काफी काम आएगी। तो ये दोनों को एक दूसरे से फायदा है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे के मुंह पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, REE इजराइल की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये एक बुक है, इसके लिए इनको 2020 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? याद रखें, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक होता है मेन बुकर प्राइज, ये दोनों अलग अलग हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए ये बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, ये आपको याद रखना है। ये जो बुक है वो है आपकी मारिके लुकास रिंजनेवेल्ड की, अगेन हम पढ़ते हैं क्योंकि डिफिकल्ट नाम है ये, मेरिके लुकास आप याद रखें, और इसका रिजनेवेल्ड। ठीक है, तो ये इनको ये बुक, ये है इनकी बुक है, इसके लिए इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 मिला है। कौन सी बुक है? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अब देखिए इनके बारे में क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट हैं जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2020 का, सबसे यंगेस्ट है, 29 साल की उम्र में इनको ये प्राइज मिल गया। किसको? लुकास को। लुकास आप सिर्फ याद रखें, आप आगे ठीक है इसको टिक लगा सकते हैं आगे। जो आपकी ये बुक है, ये बुक जो है 2018 में डच में प्रकाशित हुई थी, डच भाषा है एक, उसमें प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन निकाला किसने? मिशेल हैचिसन ने, इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। इसके बाद जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो मेन बुकर पुरस्कार से अलग, जो मेन बुकर पुरस्कार है उससे अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो मेन बुकर प्राइज है वो एक नोबलिस्ट को दिया जाता है फॉर हिज नोबल। अगर हम सिंपल बट सरल शब्दों में बात करें तो ये जो अवार्ड है वो ओनली एक सिंगल नोबल के लिए होता है। अगर हम दूसरी बात करें इंटरनेशनल मेन बुकर, मतलब इसकी हम बात करें इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज की, तो इसमें क्या होता है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। कौन सा अवार्ड होता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। और ये नोबलिस्ट को शॉर्ट स्टोरी के लिए जाता है और राइटर को इंटायर बॉडी ऑफ वर्क के लिए जाता है। मतलब कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो आपका कौन सा होगा? इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज होगा, यानी कि ये जो मिला है। और अगर मेन बुकर प्राइज की माने तो एक नोबल के लिए, एक सिंगल नोबल के लिए उसको वो प्राइज दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसके बीच में ये डिफरेंस है। तो ये जो है वो आपका लुकास को दिया गया है। किसको दिया गया है? लुकास को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट जो है हु रिप्रेजेंट द इंडिया 5th ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में 5वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया?
तो ये जो प्रतिनिधित्व किया सोम प्रकाश ने किया। क्यों? क्योंकि सोम प्रकाश जो है हमारे वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। अब देखिए, हमने कल क्वेश्चन पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी मंगलवार को हाल ही में खेल मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी, वो भी ब्रिक्स देश ही शामिल थे उसमें भी। अब किसकी मीटिंग हो गई है? अब मीटिंग हो गई है हमारे उद्योग मंत्रियों की। तो उसमें भी आपका ब्रिक्स है। ब्रिक्स का मतलब होता है, बी का मतलब ब्राजील, आर का रसिया, आई का इंडिया, सी का चाइना, एस का साउथ अफ्रीका। तो उन्होंने डिसाइड किया था खेल मंत्रियों की जो खेलो यूथ इंडिया गेम होंगे, वो जो ब्रिक्स खेल जो होंगे वो 2021 में ही होंगे, अपने टाइम पर होंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। अब इन मंत्रियों ने, उद्योग मंत्रियों ने क्या डिसाइड किया ब्रिक्स के? इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम 5G को आगे बढ़ाएंगे, जो इंटरनेट है 5G, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आगे बढ़ाएंगे। तो इंटरनेट के क्षेत्रों में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे इसको बढ़ाएंगे। तो ये हुआ था इनके बीच में। कौन है इसके हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री? सोम प्रकाश है। क्या नाम है? सोम प्रकाश, इसको भी याद रखना है। तो ये हुई है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, और यहीं पढ़ेंगे हम हमारी 5 बुक डेली वाली। तो देखिए, सबसे पहले तो ये रिलीज की गई है बुक, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, और ये यंग सोल्जर के पर्सपेक्टिव को दिखाती है। तो ये जो बुक है किसने रिलीज की है, किसने विमोचन किया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमारे मनोज मुकुंद नरवणे ने इसको रिलीज किया है। इसको रिलीज करने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये जो बुक है युवा विद्वानों के और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है। इस बुक में यही लिखा है, स्ट्रेटेजी के बारे में बताया। तो मनोज मुकुंद नरवणे ये चाहते हैं कि हमारा देश का हर एक युवा ये रणनीति को जाने, जो सेना होती है वो किस रणनीति के साथ दूसरे देश को जो टेकल करती है, दूसरे देश को समझती है कि उस पर कब आक्रमण करना है, कब नहीं करना है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, इस रणनीति को समझे। तो इसलिए मनोज मुकुंद नरवणे ये है, इन्होंने इसको रिलीज किया है। अब ये देखिए, जो हमारे जो आपके मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये जो है विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों युवा विद्वान के परिचय नामा की पुस्तक जारी की है, जिसमें स्नातक स्तर से लेकर डॉक्टरेट के उम्मीदवार शामिल थे, यानी कि ग्रेजुएशन से लेकर जो डॉक्टरेट, जो पीएचडी करते हैं, उन छात्रों के कलेक्शन में उन छात्रों ने उनके द्वारा लिखी गई, दो सबने साथ मिलकर ये बुक लिखी है। इसमें क्या बताया गया है? इसका उद्देश्य सबसे पहले देश के युवाओं के बीच रणनीति सोच को विकसित करना है, ये मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है और इसमें यह दिया भी गया है। इसके अलावा अगर ये बुक की बात करें तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें एक रणनीतिकार थे, जिसने रणनीति बनाई थी, जिनका नाम था फील्ड मार्शल मानेकशॉ। क्या नाम था? फील्ड मार्शल मानेकशॉ। तो उनको श्रद्धांजलि इसमें दी गई है और इसमें परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी। तो आप समझते कितनी रणनीति, कितनी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई होगी, तो जिससे क्या हुआ? बांग्लादेश को मुक्ति मिल गई, ठीक है। और ये 1971 के भारत पाकिस्तान के बार की ये कहानी है। उसमें रणनीतिकार मार्शल मानेकशॉ का यहाँ नाम दिया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अब ये जो बुक है हम डेली आपको ये भी बताते हैं कि किसने प्रकाशित की है। तो ये आर्मी थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित की गई है। ये आपकी सेंट फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, ठीक है। तो इसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है, पब्लिश की गई है। तो किसने रिलीज की है? रिलीज की है, याद रखें, लिखी नहीं है, रिलीज की है मनोज मुकुंद नरवणे ने। अब हम डेली की तरह 5 बुक आपको डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी आपकी 35 या 36 बुक आपकी हमने कवर कर दी है। आपने वीडियोस नहीं देखे पुराने तो जरूर देख लें। अब इनको मिला के हम कितनी कर लेंगे? 41 और एक आपका क्वेश्चन, 42 बुक हमने आज कवर कर लिए टोटल, ठीक है। कितने दिनों में? ये 6 से 7 दिनों में हमने कवर किए। अगर हम बात करें ओवरड्राफ्ट की, तो ओवरड्राफ्ट जो बुक है जिसमें आपको इंडियन सेवर सेविंग के बारे में बताया गया, मतलब किस तरीके से सुरक्षा, तो ये आपकी लिखी है उर्जित पटेल ने। और जो आपके उर्जित पटेल हैं तो ये एक इकोनॉमी पे बेस्ड किताब होगी। आपको ये जानना कि उर्जित पटेल कौन थे, कौन से गवर्नर थे उर्जित पटेल, आपको बताना है। आरबीआई के गवर्नर थे, कौन से नंबर के थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद 36 डे, ये जो बुक है वो कमलेश सूतर की बुक है, आपको याद रखना है। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये बुक है बायरल बी आचार्य की। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये किसकी? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं। टू मच एंड नेवर इनफ, ये मेरी ट्रम्प की बुक है। किसकी? मेरी ट्रम्प की बुक है। तो ये जो 5 बुकें आपको याद रखना। 36 डे में आपके जो राजनेता हैं, जैसे कि आपके ठाकरे हैं, जो आपके फडणवीस हैं, शरद पवार हैं, इनके बारे में ये बताया गया। ये कमलेश सूतर की बुक है, ठीक है।
देखिए ये जो बुक है सारी जो हमने अभी तक आपको 42 बुक करा दी है, इसके बाद ये 2020 की बुक है, तो 2020 की बुक आपसे जरूर पूछी जाएंगी, तो आपको ये सब बुक है, आपने नहीं देखी वीडियो तो आप उसको देख लें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऐप विच हैज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एनसीसी ट्रेनिंग। तो हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे राजनाथ सिंह है, तो उन्होंने एनसीसी ट्रेनिंग लॉन्च किए, वो ऐप का नाम बताना है, तो वो ऐप जो है वो आपका DGNCC ऐप है। इसका फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्यों लॉन्च किया, क्योंकि जो राजनाथ सिंह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो हमारे एनसीसी के नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल सके इस ऐप के थ्रू। तो ये जो ऐप होगा उसमें आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, किसको, एनसीसी को। तो उससे ऑनलाइन ट्रेनिंग और ये वर्ल्ड वाइड दी जाएगी, यानी कि दूसरी कंट्रियों के जो एनसीसी ग्रुप हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कोच होंगे, जो इनके जो आगे एनसीसी के ऊपर जो काम करते हैं, जो ट्रेनिंग जो होंगे, ट्रेनिंग सेंटर होंगे, वहां से इनको डायरेक्ट ट्रेनिंग मिल सकेगी। तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा DGNCC लॉन्च किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लायबिलिटी सेविंग अकाउंट, ये कल हमारा क्वेश्चन स्किप हो गया था, ये आज हम लेके आए। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है, तो ये आपका एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किए, तो एक्सिस बैंक ने क्या कहा है कि ये क्या करेगा, 20,000 तक का आपको अस्पताल का नगद बीमा कवरेज देगा। 20,000 तक का आपको जो देगा ये आपको प्रोवाइड करेगा बीमा अस्पताल के लिए, आपके इलाज के लिए। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको 25,000 यहाँ पर न्यूनतम बैलेंस रखना होगा आपके खाते में। और ये जो खाता है, ये जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो मिलेगा वो आपको कोविड-19 की महामारी के लिए भी मिलेगा। इसमें इसके उद्देश्य से ही ये जो है आपका लायबिलिटी सेविंग अकाउंट सर्विस जो है स्टार्ट किया है, ठीक है, युवाओं के लिए है। एक्सिस बैंक के बारे में आप बात हुई तो एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। 1993 में, 1 साल पहले HDFC के बैंक इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD CEO इसके अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन हमेशा हम आपको कराते हैं, तो टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, इसकी क्या है, टैगलाइन है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में खुदाई के दौरान 36 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। तो ये जो 36 ईयर ओल्ड नहीं है, ये 3600, ये 3800 है, कौन सी है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये 3800 साल पुरानी मूर्ति मिली है, ठीक है। तो ये आप यह क्वेश्चन को सुधार लें। किरट देवी जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और क्या किया था कि जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया होता है वहाँ खुदाई करने गए थे, तो यहाँ पर जो है 300 मीटर तक खुदाई की थी। 300 मीटर का मतलब होता है 900 फीट खुदाई करने के बाद नीचे ये आपकी 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मिली है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये मिली है आपकी नेपाल में। कहाँ पर मिली है, नेपाल में मिली है। नेपाल के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले तो जो आर्कियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मूर्ति प्रथम और द्वितीय ईसा पूर्व की है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये मूर्ति मिली तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो निवासी, वो ये कह रहे हैं इनके लिए यहीं पर म्यूजियम बनाया जाए, ठीक है। तो ये उनकी मांग है। नेपाल के बारे में बात करें तो राजधानी इसकी काठमांडू है। नेपाली यहाँ पर रुपया चलता है जैसा कि भारत में चलता है। और नेपाल के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी हैं। लेकिन आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो आपके OP कोहली हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन नेपाल के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। किरण हेल्पलाइन नंबर जो सेवा शुरू की है वो किसने शुरू की है, जो कि आपका मानसिक हेल्थ रिलेवेशन को, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य पूर्वाभास को दर्शाता है। तो ये जो शुरुआत की है वो थावरचंद गहलोत ने की है। थावरचंद गहलोत जो हैं हमारे न्याय मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं। इन्होंने 27 अगस्त को, यानी कि 27 अगस्त को किरण की शुरुआत, ये किरण जो हेल्पलाइन नंबर वो स्टार्ट किया। ये नंबर आपको याद रखना है 180059990019। तो इस पे आप अगर हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको मानसिक सुविधा, मानसिक जो है आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, आपकी सुधार यहाँ पर हो पाएगा इस हेल्पलाइन पे जैसे ही आप कॉल करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 25 हेल्पलाइन केंद्र होंगे। कितने केंद्र होंगे, 25 हेल्पलाइन केंद्र, जिसमें स्पेशलिस्ट जो होंगे, विशेषज्ञ जिनको कहते हैं, वो 75 होंगे। और 650 स्वयंसेवक के यहाँ पर ये नैदानिक मनोवैज्ञानिक होंगे। 650 क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक होंगे। 668 क्या होंगे, मनोचिकित्सक होंगे। तो 75 विशेषज्ञ, 660 आपके मनोवैज्ञानिक और 668 आपके मनोचिकित्सक। और जिसमें क्या होगा, प्रति घंटे, अगर 1 घंटे में ये कितने ग्राहक जो होंगे, जो भी इनको कॉल करें, 300 लोगों को ये निपटा देंगे। मतलब 300 लोगों को क्या करेंगे, ये यहाँ पर 300 लोगों को यहाँ पर क्षमता है, ये है कि ये संभाल सकते हैं।
तो पूर्ण आवास को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि चिंता घबराहट के दौरे जो सामाजिक मुद्दे हैं जिसके कारण अभी घबराहट हो रही है, जैसे कोरोना की वजह से किसी घबराहट हो रही है, किसी को कोई मुद्दे की वजह से हो रही, चाइना की वजह से हो रही, तो वो सब मेंटल हेल्थ को यहाँ पर रख के सामने किरण हेल्पलाइन नंबर चालू किया है थावरचंद गहलोत ने, जो न्याय मंत्री हैं हमारे। किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है? तो हाल ही में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 नए यहाँ पर एरियाज की यहाँ पर घोषणा की है। तो वो हैं आपके, किसने की है? संस्कृति मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो क्या हो गया है कि पहले 25 थे, अब 7 की और घोषणा हो गई, तो अब कितने हो गए? 32 हो गए। आपको याद रखना है। अब ये 32 जो हैं, इसमें 7 के नाम हम बताते हैं जो अभी हाल ही में इसमें घोषणा हुई है। वो आपके मध्य प्रदेश स्टेट में, तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो ये 6 राज्यों में 7 स्थल ऐसे हैं जिनकी अभी घोषणा हुई है। वो कौन कौन से? एक त्रिची है, एक रायगंज, एक राजकोट 3, जबलपुर 4, हम्पी 5, झांसी 6, मेरठ आपका 7। तो झांसी आपका उत्तर प्रदेश, जबलपुर आपका है जो एमपी है, हम्पी आपका कर्नाटक में है। तो इस तरीके से ये 6 स्टेट में 7 जो हैं वो नए क्षेत्र की घोषणा हो गई है। तो किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने की है। टोटल कितने हो गए? 32 हो गए। नेक्स्ट है, किस बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार की पूरी तरह से बेचने का निर्णय लिया है? तो म्यूचुअल फंड बिजनेस को पूरी तरीके से जो बैंक बेचेगी वो बेचने वाली है आपकी जो बैंक है इसका नाम है यस बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक है? यस बैंक है। ठीक है, यस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यस बैंक का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इशू हो रहा है 2019 से ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचेगी। अगर इसका पिछले वर्ष का म्यूचुअल फंड कारोबार देखें तो वो 50 करोड़ के लगभग बिजनेस था। ये घाटे में जा रही है, इसलिए ये क्या कर रही है, इस पे ये जो है आपका म्यूचुअल फंड जो इसका पेरेंट जो इसकी चाइल्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेच रही है। इसमें क्या हुआ कि इसके साथ जो व्हाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 99% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो निजी जो यस बैंक है उसको घाटे पे घाटा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो म्यूचुअल फंड कारोबार बेचेगा वो किसको बेचने जा रहा है? ये बेचेगा जीएसएल फाइनेंस को। किसको? जीएसएल फाइनेंस को। तो ये भी आपको याद रखना है। इस बैंक के बारे में बात करें, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसके जो सीईओ बने प्रशांत कुमार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये आरबीआई के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फाउंडर इसके राणा कपूर है। टैगलाइन इसका एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। ठीक है, क्या है इसकी? एक्सपीरियंस, हमारी एक्सपर्टाइज को एक्सपीरियंस करिए। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। अमेजन के मालिक जेफ बेजोस ने कितने अरब डॉलर संपत्ति वाले विश्व के पहले शख्स बन गए? तो हाल ही में इन्होंने 200 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिया और ये दुनिया के पहले ऐसे अमीर बन गए जिसने 200 अरब डॉलर का आंकड़ा छुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जेफ बेजोस के बारे में। किस कंपनी के मालिक हैं? अमेजन के मालिक हैं। और ये जो है आपका आंकड़ा पार कर लिया, वे 200 अरब डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं और वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन टू विथ इनकी टोटल नेटवर्थ 200 बिलियन हो गई है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से चीनी ऐप के सीईओ केविन मेयर ने महज 4 महीने में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये दे दिया है आपके सीईओ कहाँ के? टिकटॉक के। क्यों दे दिया है? इंडिया में बैन हो गया है। इंडिया में कितनी बैन हो गई? चाइना की 59 बैन हो गई हैं। कितनी? 59 हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 बैन किए हैं, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने 89 बैन किए हैं। कितनी बैन कर दी हैं? 89 बैन कर दी हैं चाइना की। क्यों इस्तीफा दिया? अमेरिका ने भी इनकी जो टिकटॉक है इसको बैन कर दिया है। ठीक है, अमेरिका ने भी कई जो चाइनीज ऐप है उनको बैन कर दिया है। इसके बाद क्या हुआ? इन पे दबाव आया है। दबाव आया तो इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कौन सी कंपनी के सीईओ थे केविन मेयर? टिकटॉक के थे। नेक्स्ट, ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने कितने फीसदी चीनी नागरिक खुश हैं? तो ये जो अभी हाल ही में ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि 50% जो नागरिक है चाइना के वो मोदी सरकार से खुश है। क्यों? क्योंकि ये अपनी सरकार से ही परेशान है। जो पब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उससे ये परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? कोविड-19 के केसेस को छुपाया जा रहा है। वुहान में कितने केसेस आए, कितने की डेथ हुई, ये सब छुपा के उनको ठिकाने लगा दिया। उनके रिपोर्टर की वहाँ पर कोई वो नहीं है। अगर कोई डॉक्टर उसको सही चीज़ें बताता है तो उनको मार दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें चीनी नागरिक वहाँ पर खुश नहीं है। वो किससे खुश हैं? मोदी सरकार से खुश हैं। तो 50% ग्लोबल टाइम्स में बताया गया, ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल है और उसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट,
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है? तो ये जो है वो है आपकी उड़ान योजना। तो अब 78 न्यू एयर रूट्स खुलेंगे। उड़ान योजना क्यों खोली गई थी? ये स्टार्ट की गई थी सबसे पहले 2017 में, फर्स्ट जो आपकी फ्लाइट थी वो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसमें ये मोदी जी का ये था कि उड़ान में ये था कि हर एक नागरिक उड़ सके, ठीक है। तो ये जो योजना खोली गई थी ये हर नागरिक के लिए खोजी गई थी। इसमें किराया भी आपका सस्ता था। इस योजना के चौथे चरण में क्या हुआ? पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए। कौन से क्षेत्रों में? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। तो ये स्कीम कहते थे तब 766 हवाई मार्गों पर विमान को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। नए कितने खुले हैं? 78 खुले हैं। ये आपको याद रखना है। किसने? उड़ान योजना के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर डेन ब्रावो T20 में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो हाल ही में इन्होंने जो विकेट लिए हैं वो 500 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 500 विकेट लिए हैं। अब ये डेन ब्रावो जो हैं, आप मान चेन्नई सुपर किंग्स में भी खेलते हैं। अब इनकी, जैसे कि हमारा IPL चलता है, इनका कैरिबियन जो चलता है, क्या चलता है? कैरिबियन लीग भी चलती है। तो अब ये 20 में टोटल इन्होंने विकेट ले लिए 500 और ये पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज के अलवर डेन ब्रावो की बात करें तो CPL में रहकीम कार्निवाल की विकेट लेने के साथ इन्होंने 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। CPL में 100 विकेट लेने वाले भी ये पहले गेंदबाज हैं और 295 मैचों में 390 विकेट के साथ मलिंगा जो है दूसरे स्थान। पहले स्थान पर डेन ब्रावो, दूसरे स्थान पर आपके कौन है? मलिंगा है, जिन्हें 390 विकेट, इनसे 100 विकेट पीछे हैं। अगेन जो क्वेश्चन है वो यही क्रिकेट से संबंधित है। प्रवीण तांबे, हाल ही में क्या हुआ है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले कौन से भारतीय क्रिकेटर बन गए? ये आपसे पूछा, तो ये पहले बन गए। तो हमेशा फर्स्ट से क्वेश्चन आता है, चाहे वो फर्स्ट 500 विकेट लिए हों डेन ब्रावो ने, चाहे 600 विकेट कल जेम्स एंडरसन ने लिए हों जो पहले तेज गेंदबाज बने हों, ये आज ये प्रवीण तांबे जो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले बने हो क्रिकेटर भारत के। क्यों? अभी तक कोई भी भारतीय क्रिकेटर जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में नहीं खेला था। ये प्रवीण तांबे खेले और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी उम्र है 48 साल। कितनी उम्र है? 48 साल। तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी T20 लीग में खेलने वाले वो आपके प्रवीण तांबे बन गए हैं। ये लेग स्पिनर हैं भारत के। प्रवीण तांबे IPL 2020 में खिलाड़ियों की नीलाम बिकने वाले सबसे उम्र दराज क्रिकेटर भी बने हैं। IPL 2020 में भी ये बिके हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान बंगाल केमिकल्स एंड कॉम्ब्रिस्टिकल आपकी जो है पैरामेटिकल लिमिटेड जो है रिकॉर्ड फॉर द प्रोडक्शन हाउ मेनी फेनॉल बोतल इन वन डे। तो हाल ही में कोविड-19 में एक दिन में सबसे ज़्यादा बोतल यहाँ पर बनाई गई हैं। ये रिकॉर्ड बनाया है कितने बोतल का? 51,960। किसने बनाया है? बंगाल केमिकल्स ने और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपका ये वीडियो यहीं खत्म होता है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।